अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक छोटा सा चैप्टर है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका एक सेपरेट चैप्टर है। वरना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक परेशानी हो सकती है कि ये इस चैप्टर का सवाल है कि जो अभी सीवीपी कर रहे थे उसका सवाल है, तो स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है। लेकिन सवाल करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिसका मर्जी सवाल समझें। ये मेरे अपनी बुक में चैप्टर रखा हुआ है, चैप्टर 10 टारगेट कॉस्टिंग। छोटा सा चैप्टर है। इसकी कहानी सुन लें और कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में जरूर लिखिएगा, जरूर। इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। एक मिसाल से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है। इट्स सेल प्राइस would be set at ₹1500 based on market survey। इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक मिसाल से। कंपनीज डिजायर्ड GP margin is 20%. Production team has given an estimate of प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1320। एक एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये एक एग्जांपल है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, मार्केट में सर्वे किया, यानी लोगों से मार्केट सर्वे होता है एक, ऐसे चलते फिरते लोगों से पूछ लेते हैं, जी ये हम फलानी कंपनी की तरफ से आए हैं, तो आप बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी करते हैं। इस तरह जो मान जाए 2-4 सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये मार्केट सर्वे होने के बाद हमने ये असेस किया कि हम इसको 1500 का बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे, वरना ये नहीं बिकेगा। तो मार्केट सर्वे के बाद हमने एक प्राइस सेट कर ली है, हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सक रहे। और हमने चूंकि बिजनेस भी चलाना है तो इसके लिए हमें 20% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, तो हमारे फायदे का, वरना हम नहीं बनाएंगे इसको। और जो प्रोडक्शन टीम है उसने हमें कहा है कि हम आपको ये 1320 रुपए में एक बना के दे सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इसकी? 1320। जबकि इसकी टारगेट कॉस्ट कितनी है? दैट इज टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट जी 1200। कैसे? हम 1500 रुपए पे 20% जीपी कमाना चाहते हैं, तो फिर कॉस्ट कितनी होगी? 80। 1500 रुपए का 80। हम चाहते हैं कि हम इसको 1500 का अगर बेच रहे हैं तो कम से कम 20% प्रॉफिट कमाएं। हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हमें ये प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट करे? 1200। लेकिन प्रोडक्शन टीम के अंदाजे के मुताबिक कितना है? तो हम प्रोडक्शन टीम के इस अंदाजे से खुश नहीं है। हम उनको कहेंगे कि भाई थोड़ी रियायत करो,
कम करके दो। मुझे सर कहां से कम करें? देखो चेक करो क्या कर सकते हो। तो प्रोडक्शन टीम फिर अब मेहनत पे लग जाएगी कि हम इसमें कितनी कमी ला सकते हैं। कितनी कमी लाने का उनको हम टारगेट देने 120 रुपए। उस 120 रुपए को कॉस्ट गैप कहते हैं, कॉस्ट गैप। तो अब होगा ये, नाउ मैनेजमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय ₹120 by taking some measures such as, क्या करें भाई, कैसे कम करें, क्या क्या कर सकते हैं? कैसे 120 रुपए बचाने हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सस्ती लेबर फाइंड कर लें, फाइंड चीप लेबर। अच्छा चीप ये घटिया वाला नहीं है, सस्ते वाला है, सस्ते वाला। और सप्लायर से डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। और भी हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, ये तो मिसाल है। ETC ये कॉन्सेप्ट है इसका कि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन चूंकि वो नया प्रोडक्ट है, मार्केट में जगह बनाने में उसको टाइम लगेगा, तो हमें मार्केट सर्वे से उसकी एक सेल प्राइस मिली और ये हमारे लिए अब एक अपर लिमिट है, इससे हम ऊपर जा नहीं सकते। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो दूसरा हल एक ही बचता है कि खर्चे कम कर लें। तो जो हमारा अभी इस वक्त बेस्ट अंदाजा है खर्चों का वो इतना है। अगर तो इतने में हमारा ये डिजायर्ड प्रॉफिट मीट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो हमें खर्चे कम करने की जरूरत है। अभी हमारी ख्वाहिश और एक्सपेक्टेशन में गैप है, इसको कॉस्ट गैप कहते हैं। अगर नाम लेके क्लियरली कॉस्ट गैप पूछ लिया फिर तो पक्की बात है चैप्टर का सवाल है, लेकिन अगर कॉस्ट गैप का नाम नहीं भी पूछा फिर भी अगर आपको ये CDP जैसा सवाल भी लग रहा हो तो भी खैर है, करना तो एक जैसे ही, यानी करनी तो उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन, मिसिंग फिगर ऐसे ही करना है। तो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस मार्केट सर्वे के हिसाब से सेट कर ली है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, और एक डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है जो हम कमाना चाहते हैं। हमारा खर्चे का अंदाजा अगर उसके अंदर अंदर पूरा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पूरा हो रहा तो अभी इस वक्त कॉस्ट गैप है। तो अब हमारी अगली कोशिश ये होगी कि हम इस गैप को खत्म करें, और उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बस ये चैप्टर है, बस ये। ये जो मैंने ये मिसाल लिखी है, तो ये अगर अपने पास से और बना सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बना सकते, अंग्रेजी फंस के चलती है, तो आप इस चैप्टर में से एक चीज है क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप, ये बुक से याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर के आखिर में, आखिर क्या, दूसरे ही पेज पे, इस चैप्टर पे आए, दूसरे ही पेज पे एक हेडिंग है क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप। ये कोई ऐसी रट्टे वाली चीज नहीं है कि आप ये रट्टा लगाएंगे कि चीज स्टैंडर्ड में लिखे हुए नहीं है। अगर खुद बना सकते हैं मिसालें, मैंने इसलिए तो आपसे पूछी, 1-2 मिसालें लिखी हैं, तो फिर रट्टे की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो फिर याद कर लें इसको। इसी चैप्टर के आखिर में यानी दूसरे ही पेज पे क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप एक चीज है, ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। बस ये नहीं है, चैप्टर खत्म। इसका नहीं सवाल करा देता हूं ना, सवाल। ये नोटेड तो सवाल करते हैं फिर। Done.
ये कॉन्सेप्ट है तो सिर्फ नए प्रोडक्ट का, यानी सिर्फ हम इस नए प्रोडक्ट ही की बात कर रहे होंगे। बहरहाल सवाल वाला इसमें पूरे बिजनेस को भी जोड़ सकता है। यानी अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लें और हम एंड 50 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें इस प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी। अब ये वो टारगेट सेटिंग जैसा भी हो सकता है सवाल। तो ये सवाल कॉन्सेप्चुअली तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और उस प्रोडक्ट को मिला के ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। जिन लोगों को फर्क समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है और वो जो 73 72 में कर रहे थे वो क्या है, तो सवाल करने के तरीके में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप इसमें फर्क नहीं भी कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी सवाल कराता हूं तो पता चल जाएगा। चलें एक छोटा सवाल कर लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल कर लेते हैं। पहले छोटा सवाल देख लें, इसी में ही पास पेपर्स में पहला ही सवाल होगा। स्प्रिंग बाइस पढ़ लें करता हूं। डेनमार्क आइसक्रीम, ये बता दूं भाई, और वो जो उधर वो बताया। स्प्रिंग बाइस पढ़ लीजिए, डेनमार्क आइसक्रीम। घर में 8 बजे का कह दिया था हैं? हाँ 9 का ना एहतियातन, अच्छा अगर 10 का कह देते तो। हाँ नहीं 11 से नहीं लेट होगा इंशाल्लाह। आज क्या तारीख है? 4। अच्छा हाँ, बस घर में कहते हैं 4 को आ जाएंगे इंशाल्लाह, 4 में आ जाएंगे वापस। स्प्रिंग बाइस पढ़ लीजिए, मैं करूं। चलें पढ़ लिया, सवाल पढ़ना था। स्प्रिंग बाइस, डेनमार्क आइसक्रीम वाले पूरे मुल्क में भागते हैं और बिलो क्या है भाई? एक वीक की इनकम स्टेटमेंट, एक वीक एवरेज, बस इसलिए कहा है कि पूरे साल में जितने भी होंगे तो उसको पर वीक निकाल लिया बस, तो एक वीक की इनकम स्टेटमेंट है। अब वो चाह रहे हैं कि हम ठंडा दही बेचें, और नहीं ठंडा दही नहीं, हाँ। है जी। और यार ये को 2-4 साल पहले ये प्रोडक्ट बहुत चला था लाहौर में, फ्रोजन योगर्ट, अब तो खत्म ही हो गए ये। नहीं अब कहाँ है, अब तो कहाँ है? अच्छा नहीं ये टूटी फ्रूटी शुरू हुआ था, नहीं वो जो फ्रीजर में रखे रखे जम जाता उसकी बात नहीं हो रही। ये ना आइसक्रीम की तरह का ये प्रोडक्ट था, वो अब नहीं मिलता दादा। तो ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं
और जो इनके अभी आइसक्रीम पार्लर हैं, आइसक्रीम तो ये बेचते ही हैं, लेकिन साथ वो ये फ्रोजन योगर्ट भी बेचना चाह रहे हैं। अगर ऐसा किया तो उनका एस्टीमेट ये है कि एक हफ्ते में 800 कप बेच लेंगे और एक की प्राइस होगी 190। लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि जब कुछ लोग फ्रोजन योगर्ट खाने आएंगे तो उनके साथ जो कोई दोस्त या बच्चे होंगे और कहेंगे हमने नहीं खाना, तो वो आइसक्रीम खा लेंगे, तो उसकी वजह से हमारी आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी का मतलब है। इस पे कोई एतराज? एक ठंडे दही का कप मिलेगा, बनेगा कितने का? 150 का। और चूंकि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है हमें कोई फिक्स्ड सैलरी वगैरह लोग रखने पड़े, कोई और खर्चा करना पड़े, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और बिजनेस चाह रहा है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योगर्ट, यानी ऑन योगर्ट नहीं, योगर्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट 14% तक पहुंच जाए। तो ये सिर्फ इस नए प्रोडक्ट का सवाल है या प्रोडक्ट मिला के ओवरऑल बिजनेस का सवाल है? ओवरऑल बिजनेस का सवाल है। एक तो पॉइंट नंबर 4 की वर्डिंग से अंदाजा हो रहा है। फिर इसके अलावा जो फिक्स खर्चे हैं एडिशनल मजीद बढ़ जाएंगे, फिर आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाएगी, वरना फिर आइसक्रीम की सेल बढ़ना ना बताते। तो इसलिए मेनली पॉइंट 4 से अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ योगर्ट का सवाल नहीं है, योगर्ट मिला के अब ओवरऑल बिजनेस का सवाल है। और पूछा क्या है? कॉस्ट गैप। तो कॉस्ट गैप क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट और हमारी टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस। स्प्रिंग 22 का पार्ट ए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है हमारी? अरे नहीं, हौसला हौसला। हम जो कप बनाएंगे, यानी जो हमने कप बेचना है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, योगर्ट की बात कर रहा हूं, कितनी पड़ेगी हमें? 150 पर कप। और कितने कप बेच लेंगे? 800, 120। और आइसक्रीम भी बहरहाल हमने चलानी है, वो कौन सी बंद कर देनी है। तो आइसक्रीम की जो पहले 350,000 कॉस्ट हुआ करती थी ऊपर टेबल में, वो कितनी बढ़ जाएगी? ये क्या किया भाई? वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना आइसक्रीम की, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी? 385। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। और ये अब कितनी हो जाएंगी? 112। ये हो गई जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। सिक्स वन सर, इसमें कोई मुश्किल परेशानी? किससे डिफरेंस लेना है इसका? टारगेट कॉस्ट। अच्छा, ये पर कप नहीं है, ये ओवरऑल बिजनेस की टोटल चल रही है। तो हम जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उतना प्रॉफिट अगर हम वाकई कमाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में भी कर सकता हूं, ऐसे ब्रैकेट में कर दूं? नहीं समझ आएगी तो अब तो ब्रैकेट में ही करूंगा। पहले सेल्स आइसक्रीम कितनी बेच लेते हैं हम? 5 लाख। ये हो जाएगी अब इतनी, है ना? और ठंडे दही कितने बेच लेंगे? 800। एक कितने का? 190। ये क्या चीज होगी? सेल्स। 14% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जी। 6037 6044 तो कॉस्ट गैप ये आ गया जी 3 नंबर है। क्या होता? आपकी ख्वाहिश है
कि आप 15 दिन में कोर्स कवर करना चाहते हैं, ये टारगेट है, ये डिजायर्ड है, टारगेट है, क्या लग रहा है कितना समय कर लेंगे? ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। अपने हालात देखते हुए हम कितना खर्चा कर देंगे, ये एक्सपेक्टेड है, और होना चाहिए कितना, ये टारगेट है। ये हमारी मंजिल जहां पहुंचना चाह रहे हैं, और अपनी स्पीड देखते हुए हमें लग रहा है हम यहां पहुंच सकेंगे, तो गैप। पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर क्या होगा? हाँ जी, वही 4-5 पॉइंट्स अगर आप अपनी अंग्रेजी में लिख सके, नहीं तो वहां से याद किया हुआ लिख दें। स्प्रिंग 22 डन। अब आप खोल लें ऑटम 24, ऑटम 24। ऑटम 24 में खोलिएगा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। ऑटम 24 क्वेश्चन नंबर 4, HG एंटरप्राइजेस। पढ़ लीजिए, करता हूं।
हाँ जी पढ़ा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेबर का पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी बिल्कुल सादा सा सवाल। अच्छा ये सिर्फ इस नए प्रोडक्ट, कैसे पता है टॉपिक का सवाल है? कॉस्ट गैप, क्लियरली कॉस्ट गैप पूछा हुआ। और अगर ये इस टॉपिक का सवाल नहीं, वैसे जो अभी सीवीपी पढ़ रहे थे उसका भी होता, तो कॉस्ट गैप की बजाय वो सिर्फ ये पूछ लेता कि बताएं हम जो 25 मिलियन कमाना चाहते हैं क्या कमा सकेंगे या नहीं। ऐसे भी हो सकता था सवाल। तो फिर क्या, कैसे सॉल्व करते हैं? सिर्फ इस नए प्रोडक्ट से रिलेटेड आइटम्स लेते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस भी? किधर है पूरा बिजनेस? सिर्फ नए प्रोडक्ट की है, यानी नीले वाला सवाल के लाल वाला सवाल? लाल वाला सवाल। हम सिर्फ एडिशनल चीजें लेते और नेट प्रॉफिट अगर 25 मिलियन से कम आ रहा होता तो हम नहीं हासिल कर सकेंगे टारगेट। 25 से ज्यादा होता हाँ जी कर लेंगे हासिल। तो अगर कॉस्ट गैप का वर्ड नहीं भी है और आप नहीं भी पिक कर पा रहे कि ये इस चैप्टर का सवाल है तो कोई बात नहीं, सीवीपी का सवाल है। अप्रोच यही है कि हमें इस सवाल से पता चल रहा है कि सिर्फ एक नया प्रोडक्ट है जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन वो लाल वाला सवाल ही सॉल्व करने लगे हैं। कौन सा लाल वाला सवाल? वो वाला। तो इस सवाल में पूछ रही है कॉस्ट गैप, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी हम कितनी सेल्स कर सकते हैं वो तो बस वही है जो पहले पैराग्राफ में। हम सेल्स तो नहीं बढ़ा सकते। तीसरी लाइन, एच जी कैन सेल इतने यूनिट्स एट 600 रुपए 20 पर यूनिट, ये मार्केट रिसर्च से हमें पता लग गया है। तो सेल्स तो बस इतनी ही रह सकती है। तो टारगेट कॉस्ट क्या बनी? हाँ जी सेल्स में से 25 मिलियन माइनस कर दें, नहीं टारगेट कॉस्ट आ गई। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है? ये जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे पॉइंट्स। चलें करते हैं। ऑटम 24 क्वेश्चन नंबर 4 फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये होने लगा है सारा, ये सारा हम इस नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, हमें ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट टोटल में निकालनी है कि बस पर यूनिट? मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में तो वो 1500 और 1350 लिखा था टोटल, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 25 मिलियन प्रॉफिट कमाना। तो ये टोटल ही निकालने लगे हैं हम। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल हम कितना? मटेरियल लगेगा भाई ए 2.5 किलो और बी 2 किलो, और उनके आगे पर किलो रेट बताए हुए हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 से ये पता चल रहा है कि हमने यूनिट्स बनाने 190 नहीं है, बनाने ज्यादा है। 190 किधर है? पहला पैराग्राफ, हम 190,000 पहले साल बेचेंगे लेकिन बनाने हमें ज्यादा पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, 5% ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड अपॉन इंस्पेक्शन। तो बनाएंगे हम ज्यादा लेकिन बिकेंगे 190। तो हम बनाएंगे कितने? ये कोई आधा पौना पेज कम से कम लग जाएगा। प्रोडक्शन होगी 190,000 डिवाइडेड बाय 95%, 2 लाख। हम 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे और उसमें से 5% रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर जो बिकेंगे वो 190 है। तो मटेरियल 2 लाख यूनिट्स के लिए इनटू एक अरे 2 है ना, वैसे तो दोनों को एक ही बड़े ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल ए 2 लाख इनटू एक के लिए लगेगा 2.5 किलो और 1 किलो होगा 52 का जी 26। मटेरियल बी 2 लाख इंटू 2 किलो इंटू 30 जी 12 मिलियन। ये हो गया जी मटेरियल ए और बी।
लेबर। लेबर के लिए क्या कहा है? 1 यूनिट के लिए 0.4 आवर्स लगेंगे। ये जो लेबर वाला पॉइंट है, वैसे तो उम्मीद पूरी इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा आपको ये, लेकिन अगर कुछ कच्चा कच्चा रह भी गया तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जब लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट वगैरह हम पढ़ लेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी अगर रेलिवेंट कॉस्टिंग पूरी स्टूडेंट ने पढ़ी होती तो ये वहां किए होंगे काम। वैसे भी अभी समझा दूंगा, आ जाएगा समझ इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 4 समझाने लगा हूं। ये लिखने लिखाने वाला काम यहां तक पहुंच जाए तो मैं पॉइंट 4 समझाता हूं। जल्दी जल्दी। लेबर वर्किंग टू, फिर बता रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ कमी रह भी गई तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये ज्यादा हुआ करेंगी ये चीजें। पिछले साल की जो लेबर कॉस्ट दी हुई है, लेबर कॉस्ट, वो लास्ट पॉइंट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सॉरी लास्ट सेंटेंस में 0.4 के लास्ट सेंटेंस में 140 मिलियन। पिछले साल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140 मिलियन थी, 500 रुपए पर आवर। और अगर 140 मिलियन को 500 पर आवर से डिवाइड करें तो आवर्स वर्कड आएंगे या आवर्स पेड? अगर आपको ये 0.4 की अंग्रेजी टूटी फूटी समझ आई है तो आवर्स वर्कड निकलेंगे, क्योंकि उसने ये कहा है कि पिछले साल हमने जितने आवर्स के पैसे दिए थे, सारे आवर्स हम काम तो ले नहीं सके थे, सारे आवर्स हम वर्कर से नहीं यूज कर सके थे। 12.5% आवर्स वो फारिग रहे थे। सिमिलर टू द लास्ट ईयर, 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल। अगर हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च ना किया तो, पहले पैराग्राफ में हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पहले हम 3 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अब ये चौथा लॉन्च कर रहे हैं। तो 0.4 में कहा हुआ है कि अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च ना करें, बस वही 3 ही बनाते रहें, तो पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही होगा कि हमने जितने घंटों के लेबर को पैसे देने हैं उनमें से 12.5% आइडल रहने हैं। ये आइडल वाली बात तो वेरियंस में पड़ी है। तो जो आइडल आवर्स हैं, हम उनको फारिग बिठा के भी पैसे बिल्कुल देते हैं, क्योंकि अच्छे लोग हैं, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर दोबारा मिलने नहीं है। हाँ, पैसे उनको पूरे नहीं देते, उनको वेज रेट का 90% देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर टोटल आवर्स पेड 1000 है, मैंने खुद ही लिखा है 1000, तो 12.5% का मतलब है कि 125 आइडल रहते हैं और काम वो करते होंगे सिर्फ 875। और हमने एक आर का जो 500 रुपए का रेट रखा हुआ है, 500, इन पे हम 500 नहीं देते, इन पे हम 450 देते हैं, 90%। और इसका जो आंसर आता है उसको हम फिक्स्ड ओवरहेड मानते हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मानते हैं। तो जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह ही सिर्फ आवर्स वर्कड को रहे हैं, तो इसलिए जब 140 मिलियन को डिवाइड करेंगे 500 रुपए से, तो आवर्स वर्कड निकलेंगे। हाँ भाई, ये 0.4 की अंग्रेजी मैंने आपको सारी बताई है। ओवर टाइम के अलावा, ओवर टाइम वाले सेंटेंस के अलावा बाकी 6 लाइनों में से जो पूछना है पूछिए। ओवर टाइम वाला सेंटेंस नहीं बताया बस अभी।
हाँ जी, ये 1000 कुछ नहीं है, मैंने एमी मिसाल ली है जी, डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड एफओएच। तो ये जो सवाल में डायरेक्ट लेबर दी हुई है, अगर हम इस 140 मिलियन को 500 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो पिछले साल के आवर्स वर्कड निकलेंगे, ठीक है ना। हमें इस नए प्रोडक्ट के लिए टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 2 लाख इंटू 0.4 जी, 80,000। जो लोग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं वो कुछ देर तो फारिग भी रहते हैं ना तो इतने घंटे अगर उनके पास फारिग हुए तो उनसे फारिग वक्त में काम करा लेंगे, और अगर फारिग ना हुए या जितने घंटे फारिग थे ये 80,000 वाला काम पूरा ना हो सका तो फिर ओवर टाइम। ये ओवर टाइम का मतलब है। दोबारा, जो लोग हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं, मैं एमी फिगर बोल रहा हूं कि उनके पास 50,000 घंटे फारिग अवेलेबल हैं इस साल में, 50,000 फारिग अवेलेबल हैं, फारिग बैठे हुए हैं वो। तो उन 50,000 घंटों में हम ये नया प्रोडक्ट तो बनवाएंगे, लेकिन नया प्रोडक्ट तो सारा नहीं बन सकेगा, 30,000 घंटे और चाहिए होंगे। वो 30,000 घंटे फिर ओवर टाइम होगा। हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, अगर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च ना किया, यानी अगर हमने सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ही बनाए तो वो लोग फारिग बैठे रहेंगे। नहीं, सिमिलरली टू द लास्ट ईयर 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल अगर हमने अभी भी बस वही 3 प्रोडक्ट्स बनाए। तो अगर चौथा बना लिया तो उन्हीं को ही काम पे लगाएंगे ना, या वो लूडो खेलते रहेंगे बैठ के और हम नए लोग लाएंगे? उन्हीं को ही काम पे लगाएंगे, क्योंकि इफ HG कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली तो वो फारिग बैठेंगे। 0.4 का दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं मैं। तो अगर चौथा प्रोडक्ट बनाया तो फिर उन्हीं लोगों से ही काम लेंगे हम। तो उनके पास फारिग आवर्स अवेलेबल कितने हैं जी, कैसे निकालें? हाँ जी, 140 मिलियन डिवाइडेड बाय 500, इसका आंसर क्या आया? 2,80,000। ये आवर्स वर्कड हैं कि पेड हैं? ये आवर्स वर्कड हैं। ये कितने हैं? अच्छा, ये पेड का कितने हैं? 87.5। तो ये कितने हैं? 12.5। ये क्या किया? पता नहीं क्या किया। ये क्या है? आवर्स वर्क। आइडल कितने हैं? 12.5%। किसका? किसका 12.5%? पेड का। तो पेड का 12.5% आइडल आवर्स हैं, तो पेड का 87.5%, मैंने पता नहीं शायद उल्टा तो नहीं बोल दिया, पेड का 12.5% आवर्स आइडल हैं। तो वर्क कितने हैं फिर? तो ये जो वर्कड आवर्स निकले हैं इनको 87% से डिवाइड करके पेड तक पहुंचाया, फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करके आइडल तक, ये किया 40,000। तो 40,000 तो वो फारिग बैठे लुडो ही खेल रहे थे, तो एक तो हम उनसे उन 40,000 घंटे में काम लेंगे, और फिर काम पूरा नहीं बनेगा तो 40,000 घंटे ओवर टाइम चाहिए होगा। बस यही पॉइंट है इसमें, खत्म हो रहा है सवाल बस। हाँ जी, मैं अभी आता हूं, बस रुपए में आने लगा हूं। अभी तो आर्स निकालने हैं, अभी इनकी रुपये कॉस्ट निकालते हैं। इसी वर्किंग 2 में आगे चल रहा हूं, इसी के नीचे चल रहे हैं हम। इसी के नीचे लिखा मैंने ये, जो ओवर टाइम हम उनसे काम लेंगे 40,000 घंटे, उसके हमको कितने पैसे देंगे? 40,000 घंटे 500 रुपए, ये तो नॉर्मल रेट है। 1 पॉइंट,
तो हम जो ओवर टाइम हमें कॉस्ट पड़ेगी, ये मैंने ओवर टाइम प्रीमियम नहीं लिखा, पूरी ओवर टाइम कॉस्ट लिखी है 35। हम इस वक्त लाल वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम नए प्रोडक्ट की वजह से कौन सी कॉस्ट लेने लगे? एडिशनल। ये जो 40,000 घंटे वो पहले भी फारिग बैठते थे, इस साल भी फारिग ही बैठने लगे थे, इस साल भी वो फारिग ही बैठते अगर नया प्रोडक्ट ना बनाते। तो हमने उनको इन 40,000 घंटे के 500 रुपए का 90% तो दे ही देना था, क्योंकि अगर नया प्रोडक्ट ना हो तो वो इस साल भी फारिग ही बैठने वाले थे, और उनको इन फारिग घंटों के 500 रुपए का 90% हम देने वाले थे। इस प्रोडक्ट की वजह से एडिशनल क्या होगा? 10%। ये जो नए प्रोडक्ट के लिए हम आइडल आवर्स यूज करेंगे 40,000 घंटे, इनके हमने फारिग बैठा के 500 रुपए का 90% तो उनको दे ही देना था। इस नए प्रोडक्ट का एडिशनल क्या है? 10%। ये कह रहे थे, तो हमें ये कॉस्ट पड़ जाएगी 237। हाँ जी, वो जो 40,000 घंटे खाली बैठ के उनको 90% देने ही थे, वो तो ये नया प्रोडक्ट ना हो तो वो वैसे भी देने हैं। हम लोग इस नए प्रोडक्ट की वजह से सिर्फ एडिशनल चीजें ला रहे हैं। 37। हाँ जी, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हम यहां पर कौन सी कॉस्ट ले रहे हैं? जो एडिशनल पड़ेगी इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वजह से, जो एडिशनल फॉर द ईयर होगी वो ले रहे हैं सिर्फ। अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च ना करें तो वो 40,000 घंटे आइडल जाएंगे और इनको हमें 500 रुपए का 90% देना पड़ेगा। अब चूंकि वो इन 40,000 घंटों में काम कर रहे होंगे, तो अब उनको कितने पैसे देंगे? पूरे 500 देंगे। तो एडिशनल क्या हुआ? 10%। अच्छा, मैंने ना इंटेंशनली यहां डायरेक्ट लेबर नहीं लिखा, बस आपको यह बताया कि लेबर से रिलेटेड हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी, वरना अगर मैं नाम लिखूं तो डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ ये आएगा और ये हम एडिशनल फिक्स्ड एफओएच बोलेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि लेबर से रिलेटेड हमें क्या खर्चा पड़ेगा। मैंने इसी को डायरेक्ट लेबर नहीं, बस लेबर लिखा। अच्छा, इस वक्त यहां पर सिर्फ ये कैलकुलेशन हो रही है कि हमें एडिशनल क्या खर्चा करना पड़ेगा। इस वक्त यहां यह बात नहीं हो रही कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग में नए प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या शामिल होगा। यानी हम नए प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं निकाल रहे। ये जो नया प्रोडक्ट है ये पूरे 40,000 उसी के लिए लगने हैं और उन 40,000 घंटों की कॉस्ट 500 रुपए ही है। तो इसलिए हम इस वक्त इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन हो रही है कि हमें इस नए प्रोडक्ट की वजह से क्या एडिशनल खर्चा पड़ेगा। ये जो आपको मैंने 10% वहां मल्टीप्लाई करके दिखाया है, अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही तो छोड़ दें इसको। रेलिवेंट कॉस्टिंग में होनी है ये डिस्कशन, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में डिस्कशन होनी है। ये वहां होता है इस्तेमाल, ये आइडल और 10% और ये वहां होगा इस्तेमाल। तो अगर ये 10% वाली बात को बहुत तकलीफ दे रही है तो छोड़ दें फिलहाल। उसके अलावा कर क्या रहे थे हम सवाल में? इस नए प्रोडक्ट की एडिशनल एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल रहे थे। लेबर टन और 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का 40% तो फिक्स्ड है, तो वो इस नए प्रोडक्ट की बनाने से मजीद तो नहीं बढ़ रहे। कोई कहा है एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स कुछ और भी होंगे? नहीं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है।
तो वेरिएबल ओवरहेड्स बिल्कुल आएंगे। और अगर आपको पिछले साल का डाटा दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि आप वेरिएबल ओवरहेड का कोई रेट निकाल सकें। वो यार नहीं कह रहा। देखें पिछले साल लेबर का क्या रेट था, 500 रुपए पर आवर, तो उसको यूज ही किया ना हमने। तो फिर वेरिएबल ओवरहेड को भी तो मैंने टोटल करना है, तो कोई यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो किधर है वेरिएबल का रेट? टोटल दिया हुआ है, इसीलिए दिया है ताकि हम उसका कोई रेट निकालें। तो पिछले साल ओवरहेड्स टोटल 105 मिलियन थे, जिनमें से 60% वेरिएबल थे, और उनका ताल्लुक इन्होंने जोड़ा है लेबर आवर्स के साथ। तो अब इस नए प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक आवर्स वर्क से होता है, आवर्स पेड से। आवर्स वर्क से वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक वर्क से होता है। तो नए प्रोडक्ट के लिए आवर्स वर्क कितने होंगे? इनटू इनटू क्या करें? वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कहां है? पिछले साल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे टोटल? 105 मिलियन का 60%। और पिछले साल कितने आवर्स वर्क हुआ था? ये जी 225। अच्छा, उस 10% आइडल के अलावा और क्या मसला है सवाल में? 18 बस 18 है। और कोई खर्चा, कोई एडिशनल फिक्स्ड एफओएच नहीं है। तो ये तो हो गए खर्चे। और 0.1 का कुछ ना करें, 0.2 का। कितने यूनिट्स रिजेक्ट होंगे? 10,000। और एक कितने का बेच लेंगे? 100 का जी 1। और इन खर्चों में भी शामिल कर सकते हैं और सेल्स में से नेट भी कर सकते हैं कमीशन। है तो खर्चा ही ना। कितनी जानी है कमीशन? 190,000 इंटू 620 रुपए का एक इंटू 5.8। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट बन गई 97.89। और टारगेट कॉस्ट कितनी है? जी 1,90,000 इंटू 620 माइनस 25 मिलियन 92.8। तो कॉस्ट गैप हो गया
5 पॉइंट लिंच। ये था 10 नंबर का सवाल। हाँ जी, सवाल डन। तो क्यों ना एक सवाल और कर लिया जाए। तो फिर ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं, बस ये डन टारगेट कॉस्टिंग डन भाई, खत्म। नहीं, छुट्टी छुट्टी कोई नहीं, एक क्लास खत्म, दूसरी में मैंने आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करानी। जी लर्निंग कर्व। इसमें ऑटम 24 डन, उससे पहले स्प्रिंग 22 था डन, उससे पहले ये एक 2018 में आया था छोटा सा पार्ट, वो सवाल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आना है, और उससे पहले ये एक स्प्रिंग 15 में आया था, और ये जो स्प्रिंग 15 है ये हस्बे तौफीक, स्प्रिंग 15 हस्बे तौफीक। होमवर्क करना चाहें तो बिल्कुल वेलकम, जरूर करें। है जी, इसी से अगला ये जो स्प्रिंग 22 की से अगला है, और अगर वाकई करना है होमवर्क तो बहुत अच्छी बात है, जब ऑफिशियली 76 आएगा मंडे को कौन सा होगा 74, फिर उसके बाद 75, तो जब बुध को 78 कराने लगूंगा तो उसमें फिर इसका होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो इसलिए अभी नहीं करना ना, सही मंगल को कर लेना। ओके चलें जी, इसका होमवर्क बता मैं देता हूं, तो फिर वो लेक्चर 78 में करेंगे डिस्कस। नहीं हाँ 78 में, इसी चैप्टर में स्प्रिंग 15 सवाल है हाईटेक के नाम से। टारगेट कॉस्टिंग खत्म।